नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंप्लीट होने के बाद में हेराल्ड पुस्तक के 32 अभ्यास पेपर सेट कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम 33वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 प्लस का आपको टारगेट रखना होगा। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही यदि आप राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हो। और इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ये पहला पार्ट है जिसमें जीके का पहला क्वेश्चन है। सरकार की कानून बनाने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका या इनमें से कोई नहीं। तो कानून बनाने की शक्ति को विधायी शक्ति कहा जाता है, जो द्विसदनात्मक है। भारत में किस प्रकार की है? द्विसदनात्मक है। और उसे विधायिका कहते हैं जो संसद के 2 सदनों में विभक्त है, लोकसभा और राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत पर मुगलों से पहले किस राजवंश का शासन था? तो दिल्ली सल्तनत पर मुगलों से पहले किस राजवंश का शासन था? तो आप सभी को पता है कि 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 के माध्यम से मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना होती है। और उस समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, जो कि किस राजवंश का था? लोदी वंश का था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाने वाला एकमात्र शासक था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक नहीं थे? रामानंद, शंकराचार्य, गुरु नानक या कबीर? तो यहाँ पे रामानंद, शंकराचार्य और गुरु नानक देव सभी भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे, परंतु कबीर नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? वातापी, कांचीपुरम, मदुरै या हम्पी? तो पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अकबर की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अलवर, भरतपुर, आमेर या ब्यावर? तो राजस्थान में यदि बात करें तो अकबर की मस्जिद आमेर में स्थित है, जो किसके द्वारा बनवाई गई थी? भारमल के द्वारा बनवाई गई थी। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 27 फरवरी, 22 अप्रैल या 4 जून? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 2 राज्यों के बीच का विवाद सुलझाने का अधिकार किसे है? संसद, मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय या राष्ट्रपति? तो 2 राज्यों के बीच का विवाद सुलझाने का अधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उच्चतम न्यायालय के पास है। हिंदू वृद्धि दर किसके वृद्धि दर को व्यक्त करता है? जीडीपी, जनसंख्या, कृषि या प्रति व्यक्ति आय? तो हिंदू वृद्धि दर किसके वृद्धि दर को व्यक्त करेगा? जनसंख्या में वृद्धि दर को व्यक्त करेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से किस शासक के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था? अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और इस सभा का वर्णन कौन करता है? इस सभा का वर्णन करता है आपका चीनी यात्री ह्वेनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या मदर टेरेसा? तो मरणोपरांत भारत रत्न सर्वप्रथम किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो भारत के प्रथम कौन थे? राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और मदर टेरेसा कौन थी? मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी।
प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख कहाँ से मिलता है? महाभारत में, राजतरंगिणी में, अर्थशास्त्र में या मनुस्मृति में? तो प्राचीन कालीन कला एवं साहित्य का उल्लेख कहाँ से मिलता है? आपके राजतरंगिणी से मिलता है। और राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक थे कल्हण। कोरबा कोलफील्ड कहाँ है? किस राज्य में है कोरबा कोलफील्ड? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर ओडिशा? तो कोरबा कोलफील्ड आपके झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो। भारत की पहली मोनो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ हुई? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या नई दिल्ली में? तो पहली मोनो रेल सेवा आपके मुंबई में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो तालीकोटा का युद्ध तो 15वीं शताब्दी में होता है। कौन सा होता है? तालीकोटा का युद्ध, जिसके परिणाम स्वरूप विजयनगर साम्राज्य का क्या होता है? पतन होता है। 1191 में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसके दूसरे वर्ष 1192 में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, जिसकी स्थापना राव जोधा द्वारा 1459 में 12 मई 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की जाती है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे, जोधपुर में स्थित है। तो ये थे जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तक की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? चांदी, स्वर्ण, तांबा या पैलेडियम? तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली जो सिरेमिक डिस्क होती है वो पैलेडियम की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है? किसकी परत चढ़ाई जाती है? थर्मस बोतल की दीवारों पर उसके पेय पदार्थ को उसी ताप पर रखने के लिए। एल्यूमिनियम पेंट, लेड चूर्ण, रजत परत या पारे की परत? तो किसकी परत चढ़ाई जाती है? यहाँ पे आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे रजत परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है? क्या है? मैग्नीज सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फास्फेट या मैग्नीशियम सिलिकेट? तो अति मुलायम खनिज टाल्क क्या होता है आपका? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है? रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा या लेमिनेटेड कांच? तो किसका प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। रेशेदार कांच का प्रयोग किया जाता है। रेडियम प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो रेडियम आपके पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आयरन की वस्तुओं पर लगने वाली जंग क्या होती है? तो आयरन की पर लगने वाली जंग क्या होती है? फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और आयरन को जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम कहते हैं यशद लेपन। प्याज एवं लहसुन की गंध निम्न में से किस तत्व के कारण होती है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन या लिथियम? तो प्याज एवं लहसुन की गंध आपके पोटेशियम के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सोडियम को किस में रखकर सिंचित किया जा सकता है? तो सोडियम को आपको केरोसिन या जिसे हम कहते हैं मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? सिलिका, फास्फेराइट, फेरस ऑक्साइड या कैडमियम सल्फाइड? तो सूर्य की किरणों से जो रक्षा के लिए धूप का चश्मा बना होता है उसमें फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बिना बुझा हुआ चूना कहलाता क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम सल्फेट? तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे राइट आंसर होगा। CaO ये क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना होता है। और इसमें हम क्या मिला देते हैं? जल मिला देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना बन जाएगा, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पाइस या इमल्सन तैयार करने में निम्न में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है?
सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड। तो किसका प्रयोग किया जाता है आपके फोटोग्राफी की फिल्म पर? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है? सीएनजी किसका अल्प नाम है? तो सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। कृत्रिम वर्षा करने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वही सिल्वर आयोडाइड कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में रजत आयोडाइड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए क्या आवश्यक होता है? निर्जलीकरण प्रक्रिया, जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया या रिडक्शन प्रक्रिया। तो क्या आवश्यक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए? तो जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से किस मिश्र धातु में तांबा, पीतल, गन मेटल, जर्मन सिल्वर या नाइक्रोम? तो पीतल, गन मेटल और जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तांबा होता है, परंतु नाइक्रोम में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मरकरी को निम्न में से किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी को आपके लोहे के पात्र में रखा जा सकता है, जिसे हम फेरस कहते हैं, जिसका प्रतीक Fe होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो भविष्य की धातु आपके टाइटेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइपो रासायनिक दृष्टि से क्या होते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, फेरस सल्फेट या सोडियम फास्फोट या सोडियम थायोसल्फेट। तो क्या होते हैं आपके फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाले हाइपो? सोडियम थायोसल्फेट होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन विट्रोल किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट या इनमें से कोई नहीं? तो ग्रीन विट्रोल आपके किसे कहा जाता है? फेरस सल्फेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट और साइंस का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ ड्राई क्लीन में प्रयुक्त होता है? हाइड्रोकार्बन, लिग्रोइन, कोक या इनमें से कोई नहीं? तो पेट्रोलियम पदार्थ ऐसा जो ड्राई क्लीन में प्रयुक्त होने वाला है कौन सा है? लिग्रोइन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो यह थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक कक्षा के 55 छात्रों का औसत 60 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत 70 है और फेल हुए छात्रों का औसत 45 है, तो कितने छात्र फेल होते? पास होने वाले कितने हैं? पास होने वालों का औसत है 70, फेल होने वालों का औसत है 45 और कुल औसत है आपका 60। इनका अंतर कितना हो गया? इनका अंतर हो गया आपका 60 और 70 का 10, इसके नीचे लिखना। इनका अंतर कितना हो गया? 15, इसके नीचे लिखना। तो अब पास होने वाले और फेल होने वाले छात्रों का अनुपात आ गया 15:10। ज्ञात क्या करना? कितने छात्र फेल हुए? फेल होने वालों का अनुपात है 10, कुल अनुपात है कितना? 10 और 15 कितने हो जाएंगे? 25 और गुणा करना है कुल छात्र कितने हैं? 55। तो 10/25 गुणा 55, 5 से 10 2 बार, 5 से 25 5 बार और 5 से 55 कितनी बार कटेगा? 11 बार। 11 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने छात्र फेल हुए? 22 छात्र फेल हुए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 200 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो आपको बताया है कि कुल संख्या 200 है, तो इनमें से 100 तो सम हो जाएगी और 100 ही क्या होगी? विषम हो जाएगी। और औसत से संबंधित पढ़ाते समय आपको यह भी बताया था कि विषम संख्याओं का औसत वही होगा जितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं? 100 है। तो यदि विषम का पूछा जाता तो 100 ही औसत हो जाता, परंतु सम का औसत कितना होगा? सम का औसत होगा, इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 101। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एक कक्षा में 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है तथा लड़कियों का 40 किलोग्राम है। तो लड़कों की संख्या सेम उसी प्रकार का प्रश्न है जिस प्रकार पहला प्रश्न दिया गया था। विद्यार्थियों का कुल औसत वजन है 46 किलोग्राम। लड़कों का कितना है? 50, लड़कियों का है 40। कुल कितना हो गया? कुल हो गया 46। अब क्या करना? इन दोनों का अंतर इसके नीचे, 50 और 46 का अंतर हो गया 4। इन दोनों का अंतर 40 और 46 का 6 इसके नीचे। तो अनुपात कितना आ गया? लड़कों और लड़कियों का 6:4 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना? लड़कों की संख्या। लड़कों का अनुपात आ गया 6, कुल अनुपात आ गया 6 और 4 10 और गुणा कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 100। 0 से 0, 10 को
6 से गुणा करेंगे कितने लड़के हो गए 60 और 40 क्या होगी लड़कियां। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक मंदिर में हर हफ्ते जो फल चढ़ाए जाते हैं वे औसतन 75 होते हैं। हफ्ते में जो फल चढ़ाए जाते हैं, हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 होते हैं, और जो फल चढ़ाए जाते हैं वो 75 होता है। औसत 75 होता है 7 का, तो कुल कितने हो जाएंगे 75 को 7 से गुणा कर लेंगे कितने होंगे 5 सत्ते 35, 7 साते 49 और 3 52, कितने हो जाएंगे 525। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों के औसत कितने हैं 72 है, तो 72 को 6 से गुणा कर लेंगे कुल कितने हो जाएंगे 6 दूने 12, 7 चके 42 और 1 43, 432। अब इनका अंतर होगा वही मंगलवार का होगा। कितना अंतर है इसका अंतर है 93। तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाए जाते हैं 93 फल चढ़ाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दी जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत। तो आपको बताया गया है कि यदि सभी संख्याओं में परिवर्तन हो रहा है, प्रत्येक संख्या में बराबर बराबर परिवर्तन हो रहा है, तो औसत में भी वही परिवर्तन होगा जो संख्याओं में हो रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक संख्याओं में से 2 घटाया जाए तो औसत में से भी 2 घटा दो। औसत 12 है तो 2 घटा दो, कितना हो जाएगा नया औसत 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राजेश, मनोज तथा कमल क्रमशः 26,000, 34,000 और 10,000 रुपये लगाकर एक दुकान आरंभ करते हैं, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा। पूंजी का अनुपात हो जाएगा 26:34:10, यही होगा 26,000, 34,000, 10,000 का। इन्हें काट सकते हैं 2 से ये 13 बार, 2 से 34 17 बार और 2 से 10 5 बार, तो इनका अनुपात हो गया 13:17:5। अब ये बोलता है कि वर्ष के अंत में 3,500 रुपये का लाभ होता है, तो मनोज का हिस्सा। तो मनोज का पूंजी का अनुपात कितना हो गया। राजेश, मनोज और कमल। मनोज का 2 नंबर पर है क्रमशः, तो मनोज पूंजी लगा था 26 के बाद में 34,000। मनोज का अनुपात हो गया 17, तो 17 बट्टे कुल अनुपात कितना हो गया 17 और 5 22 और 13 35, और गुणा किससे करना है 3500 से। लाभ होता है 3500 का, 35 से 35 एक बार 100 बार, और 17 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 1700 रुपये होगा मनोज का हिस्सा, जो कि इनमें से किस ऑप्शन में दिया गया है, किसी में भी नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यदि ए की पूंजी बी की पूंजी का दुगुना है, मान लो ए की पूंजी 1 है तो बी की क्या हो जाएगी 2, सॉरी ए की 2 है तो बी की 1 हो जाएगी, यही कहा गया। बी की पूंजी सी की पूंजी का तिगुना है, बी की 3 है तो सी की 1 है, ये हो गया अनुपात। अब हमें ज्ञात करना ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए बी और सी, ठीक है। पहले दिया गया ए अनुपात बी 2 अनुपात ए, 2 अनुपात 1, बी अनुपात सी है तो 3 अनुपात 1। इनके नीचे लिख दो, जहाँ पे खाली जगह दिखाई दे वहाँ पास वाली लिख दो। यहाँ पे खाली है ये 1 लिख दो पास वाला, यहाँ पे खाली है तो ये पास वाला 3 लिख दो। गुणा करवा 2 को 3 से गुणा करवाएंगे 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो 6 अनुपात 3 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 रुपये, 3 वर्षों में 624 रुपये। तो आपको पता है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज तो समान होता है, परंतु जैसे ही दूसरे वर्ष में जाएंगे तो वो ब्याज किस पर निकलेगा मिश्र धन पर निकलेगा, फिर अगले वर्ष के मिश्र धन पे निकलेगा। तो ये 2 वर्षों का मिश्र धन है 600 रुपये, ठीक है, और 3 वर्षों का मिश्र धन है कितना 624 रुपये। तो अगले वर्ष तीसरे वर्ष का जो ब्याज निकलेगा वो किस पर निकलेगा 600 रुपये पे निकलेगा साधारण ब्याज के रूप में देखे तो। और ब्याज कितना निकलता है 24 रुपये निकलता है कि 600 के 624 हो जाते हैं। तो जब हमारे पास साधारण ब्याज की दर में बात करें तो कितना होता है, जो ब्याज दिया गया होता है उसे हम गुणा करते हैं 100 से, और बट्टे नीचे जो 3 में से 2 आपके मूलधन, दर और समय, इन तीनों में से 2 चीज़ें आपके पास होगी और एक ज्ञात करनी होगी। तो 2 कौन कौन सी हो गई, एक तो मूलधन हो गया कितना 600, और एक कौन हो गया आपके पास समय हो गया 2 से 3 वर्ष कितना हो गया 1 वर्ष का अंतर, तो दर निकल कर आ जाएगी 2 0 से 2 0। अब 24 में भाग देना, 6 का कितनी बार जाएगा 4 बार, तो दर कितनी होगी 4%। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। कितने समय में 800 रुपये का मिश्र धन 5% वार्षिक चक्रवर्ती दर पर 882 हो जाएगा। तो आपको पता है कि चक्रवर्ती ब्याज के मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। तो मूलधन दिया गया 800,
गुणा क्या करना है, 1 + 10/100 की घात समय क्या है, दर कितनी है, 5 है। 1 + 5/100 की घात, तो 105/100 लिख सकते हैं। और इसकी घात होगी समय, जो टाइम हमें ज्ञात करना है, बराबर हो जाएगा मिश्र धन आ रहा है आपका 882। यह 800 इधर क्या है, गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 105/100 की घात समय बराबर दिया गया 882/800। अब हम इन्हें भी काट सकते हैं, 5 से इसे काटेंगे 21 बार, और ये 5 से कटेगा 20 बार, यह 2 से कटेगा 441 बार, और यह 802 से कटेगा 400 बार। तो हमारे पास नया अनुपात क्या आ गया, 21/20 की घात समय बराबर आ गया 441 बट्टे क्या आ गया 400, क्योंकि 882 को 2 से 441 बार और 800 को 400 बार। अब आपको पता है कि 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो इनकी घात कितनी हो रही है, 2 घात हो रही है। तो यहाँ पे टी का मान, टाइम का मान कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। चक्रवर्ती ब्याज पर रखी हुई एक धनराशि 4 वर्षों में स्वतः दोगुनी होती है, उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। यह क्वेश्चन पिछले पेपर में भी आया था, और इसके बारे में बताया था कि पहले 2 गुनी होती है, अब कितनी गुनी होगी, 8 गुनी। तो कितनी घात हो रही है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, घात समय को लिखते हैं, 1 + 10/100 की घात समय, इस प्रकार लिखते हैं। तो कितनी घात हो रही है, 8 को हम 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 घात हो रही है, तो समय को 3 से गुणा करवा दो, 4 × 3 कितने वर्षों में होगी, 12 वर्षों में होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना होना चाहिए। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 गुणा साइन 30 डिग्री का मान होता, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुणा हो जाएगा 1/2। सेम संख्या है, यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी क्या है 3/2 है, यहाँ पर भी √3/2, दोनों का मान बराबर आएगा, √3/4 आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कितना आएगा, √3/4 आएगा। तो किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाया जाए तो क्या आएगा, 0 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। यदि 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, 4 cot स्क्वायर 4 × cot स्क्वायर, cot 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। सेक 60 का मान हो जाएगा आपका √3, सॉरी 1 मिनट, सेक 60 का मान कितना होता है, cos 60 का होता है 1/2, तो सेक 60 का हो जाएगा 2। तो 4 × 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 का मान होगा, √3 नहीं होगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, और प्लस cos 90 का मान हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर। 4 × 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो 4 एकम 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, 3/4 प्लस 0 का स्क्वायर 0। 4 में से 4 घटाएंगे 0, तो कितने बच गए, 3/4। उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। एक चिमनी के आधार से 200 मीटर दूरी से उसके शिखर का ओनियन कोण 60 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए ये मान लो एक चिमनी दी गई है यहाँ पे, ठीक है, और इसके आधार से 200 मीटर दूरी, यह दूरी हो गई 200 मीटर की, और यहाँ से जो ये कोण बन रहा है, ये कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस चिमनी की ऊंचाई पूछी है, ठीक है। तो अब ये हो गया थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा होती है हमेशा लंब, यह हो जाएगा आधार। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा, और tan 60 डिग्री का मान दिया गया है, कितना होता है tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर दिया गया, लंब दिया नहीं गया है, आधार दिया गया है 200। अब हम क्या करेंगे, बट्टे 1 लिखेंगे, वज्र गुणा करवा लेंगे, तो लंब का मान आ जाएगा 200√3। तो चिमनी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 200√3। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 मीटर ऊंचे एक पुल में किसी नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी कितनी होगी। अब ये पुल दिया गया है एक, ये मान लो एक पुल है जिसकी ऊंचाई कितनी है 25 मीटर, ये एक नाव है, इसकी यह जो कोण बन रहा है ये कितना है, ये कोण है 45 डिग्री का, अवनमन कोण है।
तो अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो ये उन्नयन कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब ये 45 डिग्री है, ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, और लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगी, लंब बटा आधार बराबर हो जाएगी वही tan थीटा, और tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, लंब का मान है 25 बटे आधार, तो आधार बराबर क्या होगा, वज्र गुणा करवाएंगे तो 25 से ही होगा। तो कितनी होगी, क्षैतिज दूरी 25 मीटर ही होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि 20 लीटर पानी एवं एल्कोहल के मिश्रण में 40% एल्कोहल है। 40% एल्कोहल है तो सीधा सा बात है, पानी कितना है 60%, तो अनुपात कितना आ जाएगा 4:6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2:3। ठीक है, तो मिश्रण कितना है एल्कोहल और पानी का, तो पानी और एल्कोहल का मिश्रण है आपका 2:3 के अनुपात में है, और कुल मिश्रण दिया गया है आपका 20 लीटर। 40% एल्कोहल है तो एल्कोहल है 2 अनुपात और पानी है 3 के अनुपात में। कुल अनुपातों का योग हो गया 5, 20 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 4, तो 1 का मान 4 है तो 2 का मान हो जाएगा 8 और 3 का मान हो जाएगा 4 3 12। तो हम कह सकते हैं कि 8 लीटर तो आपका एल्कोहल है और 12 लीटर पानी है। अब इसमें मिलाना क्या है, मिलाना है इसमें पानी, ताकि एल्कोहल की मात्रा 10% हो जाए। तो एल्कोहल की मात्रा 10% होगी तो बाकी जो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 90%, क्योंकि कुल मिश्रण हमेशा 100% होगा। तो एल्कोहल रहेगा वही 8 लीटर है, जो कि कितना होना चाहिए 10% होना चाहिए। तो हमें ज्ञात करना 90% कितना होगा। 0 से 0 9 8 72, तो 8 लीटर एल्कोहल होगा तो 72 लीटर पानी हो जाएगा, और 72 लीटर पानी हो जाएगा। 12 लीटर पानी हमारे पास पहले से था, तो मिलाया कितना गया, 72 में से 12 घटाएंगे तो 60 लीटर और मिलाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आज के 33वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 34वें पेपर के, और इस प्रकार ये सीरीज पूरे 50 पेपर सेट तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर यदि वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।